हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी निजो। तो आज की इस वीडियो में हम वाटर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल की बात करेंगे। इशू के एयर पॉल्यूशन एंड कंट्रोल की बात की थी एंड आज का ये टॉपिक जो है वाटर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल पे है। तो आगे बढ़ते हैं। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट जो है वो 1974 में आया था। अब इसको कैसे याद रखेंगे, 1974 में हुआ था। हमारा इंडिया जो था, हमारा देश जो था वो 1947 में आज़ाद हुआ। तो 47 को पलट के 74 कर देंगे तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट आ जाएगा आपका 1974। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है। हमारा इंडिया 1947 को आज़ाद हुआ है और 1974 को वाटर पॉल्यूशन एक्ट आया है। डोमेस्टिक सीवेज एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट 99% वाटर में जो 0.1% जो आता है ना, वो सीवेज वो हमारे होम से ही आता है, जिसमें सस्पेंडेड सॉइल में सैंड, सिल्ट एंड क्ले आते हैं एंड कोलाइडल मेटल्स में फीसल मेटर्स, बैक्टीरिया, क्लॉथ एंड पेपर्स वगैरह आते हैं। डिजॉल्व मटेरियल में न्यूट्रेंट, अमोनिया एंड फॉस्फेट, सोडियम, ये सब आते हैं। ठीक है, 0.1% ऑफ इम्प्योरिटीज़ मेक डोमेस्टिक सीवेज अनफिट फॉर ह्यूमन। 0.1% जो है वो डोमेस्टिक सीवेज होता है जो ह्यूमन को अनफिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं। सॉलिड्स आर रिलेटिवली easy to remove that are most difficult remove dissolved salt such as nitrate, phosphate and other nutrient and toxic substance, metals, iron and organic compounds। कह रहा है कि जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं वो इजीली होता है, इसको रिमूव किया जा सकता है, बट जो डिज़ोल्व फॉर्म में होते हैं वो ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, क्योंकि उसको जो है निकालना, फिल्ट्रेट करना डिफ़िकल्ट होता है। जैसे कि नाइट्रेट, फॉस्फेट, ये अच्छे से वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, तो इस सब को जो है रिमूव करने में थोड़ी सी परेशानियाँ आती हैं। बीओडी क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी क्या है? जब हमारे जो डोमेस्टिक सीवेज में जो हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं वो उसको तोड़ने के लिए बहुत सारे बैक्टीरिया की ज़रूरत होती है, एरोबिक बैक्टीरिया की ज़रूरत होती है। तो जैसे जैसे जितना ज़्यादा हमारा सीवेज रहेगा, कचरा रहेगा, उसको डिज़ोल्व करने के लिए, उसको सिंपल कॉम्प्लेक्स को, ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स को सिंपल कॉम्प्लेक्स में तोड़ने के लिए उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होगी। जितना ज़्यादा सीवेज होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन का डिमांड होगा। ठीक है, तो अगर सीवेज ज़्यादा होगा तो हमारा ऑक्सीजन जो डिज़ोल्व होगा ना वाटर में, वो बहुत कम होगा। तो ये हमें बताता है कि हमारे सीवेज कितना वाटर में घुला हुआ है, वाटर कितना पॉल्यूटेड है एंड वाटर कितना अनपॉल्यूटेड है। ठीक है, तो बायो ऑक्सीजन डिमांड में यही कहता है। डोमेस्टिक सीवेज इज प्राइमरी contain biodegradable organic material which is readily decomposed tank to bacteria and other microorganisms which can be multiplying using the organic substance and substrates, hence utilize some of the component of sewage. It is possible to estimate the amount of biodegradable organic material in sewage water measuring बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। वहीं बता रहा है कि ऑक्सीजन कितना डिज़ोल्व है वाटर में, वाटर कितना पॉल्यूटेड है या वाटर कितना प्योर है, इसको जो देखने के लिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का यूज़ किया जाता है। In this chapter on microorganisms, you have read about relation between microorganisms and amount of biodegradable materials। यहाँ पे ऊपर में ये जो वीडियो, ये जो फोटो है, इफेक्ट ऑफ सीवेज डिस्चार्ज ऑन अ सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिवर। बीओडी जितना कम होगा, डिज़ोल्व ऑक्सीजन उतना ज़्यादा होगा।
बीओडी जितना कम होगा, डिज़ोल्व ऑक्सीजन उतना ज़्यादा होगा। बायो ऑक्सीजन डिमांड, क्योंकि सीवेज ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंपल कॉम्प्लेक्स में तोड़ने के लिए एरोबिक बैक्टीरिया की ज़रूरत होती है, और उस एरोबिक बैक्टीरिया को एरोबिक बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो जितना ज़्यादा बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मटेरियल होगा उतना ज़्यादा बैक्टीरिया होगा, और जितना ज़्यादा बैक्टीरिया होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ करेगी, और जितना ज़्यादा ऑक्सीजन वो यूज़ करेगी तो ऑक्सीजन जो वाटर में इन्वॉल्व होंगे वो उतना ही ज़्यादा कम होगा। जैसे बायो ऑक्सीजन डिमांड यानी ऑक्सीजन की डिमांड कम होगी, वैसे डिज़ोल्व ऑक्सीजन वाटर में क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। तो ये कह रहा है जैसे बीओडी घटता है तो डिज़ोल्व ऑक्सीजन क्या होते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। उसके बाद हमारा प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन वाटर, ऑल्सो एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ प्लैंक्टोनिक अलगी इज कॉल्ड अल्गल ब्लूज्म। हमारे वाटर में जितना ज़्यादा न्यूट्रिएंट होगा उतना ज़्यादा अलगी का फॉर्मेशन होगा, उसको हम अल्गल ब्लूज्म के नाम से जानते हैं। विच इम्पार्ट डिस्टिंक्ट कलर्ड वाटर बॉडी। अल्गल ब्लूज्म कॉज द डिटोरिएशन ऑफ द वाटर क्वालिटी एंड फिश मोटेलिटी। अल्गल ब्लूज्म क्या करता है, हमारे जो फिश की मोटेलिटी होती है, जो उसके जन्म लेने का जो ग्रोथ का जो रेट होता है उसको कम कर देती, गिरावट कर देता है। सम ब्लूज्म फॉर्मिंग अलगी आर एक्सट्रीमली टॉक्सिक टू ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, और कुछ तो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के लिए भी टॉक्सिक होते हैं। यू मे बी हैव सीन beautiful colored flower found on a very appealingly shaped floating plant in water bodies। ये इकॉर्निया की बात कर रहा है यहाँ पे। इकॉर्निया जो है एक बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला फ्लावर है, जिसको कि इंडिया में लाया गया था ताकि वो खूबसूरती इंडिया में भी रहे, पर लेकिन उसका ग्रोथ रेट इतना ज़्यादा था, जितना में उसे रिमूव करने में टाइम लगता था उससे ज़्यादा वो स्पीड में वो बन जाता था। और क्या होता था, वो जितने भी डिज़ोल्व ऑक्सीजन है उसको खा जाते थे, और जो नीचे की फिश सब होते थे उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पाती थी। तो उससे क्या हुआ ना कि जितने भी फिश सब थे, जितने भी मेराइन्स एनिमल्स थे, वो सब मरने स्टार्ट हो गए। इसलिए इसे जो है ना टेररिस्ट के नाम से भी जाना जाता है, टेररिस्ट ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है। तो देखते हैं, विच इज़ इंट्रोड्यूस इनटू इंडिया फॉर देयर लवली फ्लावर हैव caused havoc of their excessive growth causing block our waterway को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। बहुत ज़्यादा ये जल्दी ग्रो करते थे, एक्सेसिव ग्रोथ की वजह से वाटर को क्या कर दिया था, पूरा ब्लॉक कर दिया था। दे ग्रो फास्टर एंड आवर एबिलिटी टू रिमूव देम, वे इतना जल्दी ग्रो करते थे जितना कि हम लोग का इसे रिमूव करने का भी एबिलिटी नहीं थी। दिस आर द प्लांट ऑफ वाटर हैसिंथ, और ये प्लांट कौन सा था, वाटर हैसिंथ, और वाटर हैसिंथ का बॉटनिकल नाम इकॉर्निया क्रैसिप्स है। द वर्ल्ड मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड्स ऑल्सो कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल। इसको टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। आपके ज्ञान के लिए बता दें कि ये प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चन में आ चुका है। दे ग्रो अबेंडेंटली इन ट्रॉपिक वाटर बॉडीज एंड लीड टू इम्प्लांट्स इन द इकोसिस्टम डायनेमिक ऑफ वाटर बॉडीज। वही कह रहा है कि बहुत ज़्यादा तीतर बीतर हो गया हम लोग का वाटर बॉडीज, जितने भी फिश सब थे, मेराइन एनिमल्स थे, वो सब क्या हो गया, धीरे धीरे मरना स्टार्ट कर गए। बहुत ज़्यादा उसकी ग्रोथ रेट में कमी आया, बहुत ज़्यादा आतंक फैला चुके थे ये। आगे बढ़ते हैं। Sewage from our homes as well as from hospital likely contain many undesirable pathogenic microorganisms, and disposal into water without proper treatment may cause outbreak of serious diseases such as dysentery, typhoid, jaundice, chlorella etc. हमारे घरों से निकलने वाले सीवेज और हॉस्पिटल से निकलने वाले डिस्पोजल्स जो होते हैं, वो उसको अगर हम डायरेक्ट क्या होता है ना, वाटर बॉडीज़ में मिला दिया जाता है, नदियों में बहा दी जाती है। अगर उस वाटर का अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं किया गया
तो वो क्या हुआ, बहुत सारे डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, जैसे कि डिसेंट्री हो गया, टाइफाइड हो गया, जॉन्डिस, क्लोरेला, ये सब बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे अगर इससे सही से ट्रीटमेंट करके सप्लाई नहीं किया गया तो। Unlike domestic sewage, wastewater from industry like petroleum, paper manufacturing, metal excretion and process, chemical manufacturing, etc. contain toxic substance, notably heavy metals element is density greater than 5 gram per centimeter cube, such as mercury, cadmium, copper, leads और वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो डोमेस्टिक सीवेज के अलावा जितने इंडस्ट्रीज़ लोग जो बनाते हैं उसकी वजह से भी बहुत सारा जो है बीमारी पैदा होता है, जैसे कि ये सब जो कैडमियम, लीड, ये सब जो है एलिमेंट्स हैं, इस सब की वजह से भी बहुत ज़्यादा डिजीज़ होता है। जैसे कि मिनीमाटा डिजीज़ जो है वो मरकरी की वजह से होने वाला डिजीज़ है। उसके अलावा ब्लैक फुट डिजीज़ आर्सेनिक से होने वाला डिजीज़ है। एंड इटाई जो है वो कैडमियम की वजह से होने वाला बीमारी है। ये सब बीमारी हो सकते हैं अगर डायरेक्ट जो हम इंडस्ट्रीज़ के सीवेज को वाटर नदियों में मिला देते हैं, तो ये सब जो मेटल हैं ये सब भी बीमारी कॉज करते हैं। उसके बाद है हमारा बायोमैग्नीफिकेशन। बायोमैग्नीफिकेशन में क्या होता है ना कि जैसे कि बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन इन एक्वेटिक फूड चेन। बायोमैग्नीफिकेशन में क्या होता है, डीडीटी मान लें कि वाटर में बहुत ज़्यादा मॉस्क्यूटो हैं तो उसको हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए हम डीडीटी का यूज़ कर लेते हैं। हम माना कि हम डीडीटी यूज़ करते हैं 0.03 पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है। ये हम वाटर में यूज़ किए मॉस्क्यूटो को किल करने के लिए। पर जब उसको जू प्लैंकटन लेती है तो वो डीडीटी जो है वो जू प्लैंकटन में ट्रांसफ़र होता है। डीडीटी जो है वो फिर 0.04 ppm हो जाते हैं। कंसंट्रेशन जो है डीडीटी का बढ़ता चला जाता है। फिर उस जू प्लैंकटन्स को कोई छोटी मछली आके खाती है, उसमें डीडीटी का कंसंट्रेशन 0.5 ppm हो जाता है। फिर उस स्मॉल फिश को लार्ज फिश आके खाती है, उसमें डीडीटी का 2 ppm हो जाता है। फिर उस लार्ज मछली को कोई बड़ी बर्ड्स आके खाती है, इसमें डीडीटी जो है 225 पार्ट्स पर मिलियन हो जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, डीडीटी का कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाता है। ये ऐसा मतलब ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि बॉडी में एक्यूमुलेट होते चले जाते हैं हर ट्रॉपिक लेवल्स पे। जैसे कि फिश अलग ट्रॉपिकल्स लेवल पे आएंगे, बर्ड्स जो है वो अलग ट्रॉपिकल्स लेवल पे आएगा। हर एक ट्रॉपिकल्स लेवल पे डीडीटी की संख्या क्या होती है, बढ़ती चली जा रही है। क्योंकि ये अपने मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ होते हैं लोग, इसमें ये डिज़ोल्व नहीं होते। इसमें ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स जो है वो सिंपल कॉम्प्लेक्स में नहीं टूटेगा, वो एक्यूमुलेट होता जाता है, साथ ही साथ अपने बॉडी से एक्सक्रीट भी नहीं हो पाते हैं। तो क्या होता है ना कि एक्यूमुलेट होते चले जाते हैं। और जब ये बर्ड्स में जाता है ना डीडीटी, तो बर्ड्स में जो इसके जो एग होते हैं ना कैल्शियम के बने होते हैं, तो ये कैल्शियम को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है ना कि इसके जो एग सेल होते हैं ना वो थिनिंग हो जाता है, पतला होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से बर्ड्स जो होते हैं वो प्री मैच्योर डिलीवर हो जाता है, और इसकी वजह से बर्ड बहुत ज़्यादा प्री मैच्योर की वजह से बर्ड जो है मरना भी शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी बर्ड की जो पॉपुलेशन है उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट हो जाती है। तो बायोमैग्नीफिकेशन में यही कह रहा है। याद क्या रखना है इसमें, द फिनोमेना एज वेल, दिस फिनोमेना इज़ एज वेल नोन फॉर मरकरी एंड कैडमियम। ये बायोमैग्नीफिकेशन जो है ये मरकरी एंड डीडीटी के लिए जाना जाता है। और इसमें क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ डीडीटी डिस्टर्ब कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन बर्ड, वही जो कह रहे थे, विच इज़ कॉज द थिनिंग ऑफ एग सेल एंड द प्री मेच्योर ब्रेकिंग इवेंचुअली कॉजिंग डिक्लाइन इन बर्थ पॉपुलेशन। और उससे क्या हो जाता है, बर्थ पॉपुलेशन में गिरावट आ जाती है। और ये किसी भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में क्या होता है, जमा नहीं होता है, कैनॉट मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में किसी सिंपल कॉम्प्लेक्स में नहीं टूटता, और ना ही ये बॉडी से एक्सक्रीट होते हैं। तो ये वजह से क्या होता है, बॉडी में एक्यूमुलेट होते चले जाते हैं। हर ट्रॉपिक लेवल पे इसका कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाता है। तो ये ऐसे
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू गाइज।